गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 9 पेपर कर चुके हैं। आज हम 10th नंबर का पेपर करने वाले हैं और फ्रेंड्स ये बिल्कुल रिसेंटली पेपर हैं जो कोरोना स्टार्ट होने से पहले 2020 के फरवरी और मार्च में लिए गए थे। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11 2019 कैटेगरी नंबर 4 लोअर डिविजनल क्लर्क का पेपर था। 25 फरवरी 2020 को ये लिया गया था। दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर ये पोस्ट थी फ्रेंड्स और ये मॉर्निंग सेशन का एग्जाम है। पहले के जो हमने 9 पेपर किए हैं वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उनको भी ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आइए करते हैं हमारा आज का पेपर। आज के हमारे स्टार्टिंग के अंदर हिंदी के क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या मित्र का पर्यायवाची नहीं है। मित्र का पर्यायवाची पूछा है। ऑप्शन दिए हैं सखा, सहचर, माँ और साथी। बहुत ही आसान प्रश्न है। सखा, सहचर, साथी मित्र के ही पर्यायवाची हैं और जो नहीं है वो है माँ जो है मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए अपना, दिए गए शब्द का विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द हमसे पूछा है। शब्द हमें दिया है चेतन। ऑप्शन देखिए अचेतन, जड़, निकेतन या फिर एकता। तो अब सभी को पता है दोस्तों, चेतन का जो विलोम होता है वो जड़ होता है, ना अचेतन होगा, ना निकेतन होगा, ना एकता होगा। चेतन का विपरीतार्थक होगा जड़। ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न देखिए, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बहुत शोर मचाना, बहुत निराश होना, समाप्त करना या फिर ईर्ष्या हो जाना। कमर टूटना बहुत जो हमारी कॉमन लैंग्वेज का हिस्सा है, बहुत आम भाषा के अंदर हम बोलते हैं कि जैसे HSSC के जो बच्चे हैं बेचारे पेपर दे दे के उनकी कमर टूट गई, फाइनल सिलेक्शन पता नहीं कब हो गया, तैयारी करते रहते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और अब 2 साल से तो कोरोना ने ऐसी हालत ख़राब की, बच्चों की तैयारी का भी कोई आसपास अता पता नहीं है और अब बिल्कुल एग्जाम सिर पे है। तो दोस्तों निराश नहीं होना है, कमर नहीं टूटने देना, फाइनल सिलेक्शन लेकर ही रहना है। कमर टूटने का जो सही अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन बी, बहुत निराश होना। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तियों शब्द का सही एक वचन सुनिए। हमें बहुवचन में दिया है व्यक्तियों और एक वचन बनाना है। ऑप्शन देखिए व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्ति या फिर जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पर है वो है व्यक्ति। तो जो ऑप्शन सी पर है फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही लिखा गया है। व्यक्ति जो होता है व्यक्तियों का एक वचन होगा। नेक्स्ट हमारा, राजा शब्द का सही बहुवचन चुनिए। ऑप्शन देखिए राजा, राजाओं, राजो, राज या फिर राजा। तो दोस्तों राजा शब्द जो है वो एक वचन में भी राजा ही होता है और बहुवचन में भी राजा ही होगा। यहाँ पर राजाओं अगर आता, बहुत सारे रजवाड़े जिनको बोला जाता था, बहुत सारे राजाओं इकट्ठे होकर वो होता था, वो भी एक गलत होता। राजा का एक वचन में भी वही होगा और बहुवचन के अंदर भी वही होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे इंग्लिश के दिए हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश का 6th क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ पाइटी। पाइटी दिया है दोस्तों, PITY, पाइटी बोलो, पीटी बोलो। वो जो दया होती है, पीटी बहुत ही कॉमन पाइटी वर्ड है आपका और ये वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है दया करना। ऑप्शन देखिए सिनोनियम हमसे पूछे हैं अर्थात समानार्थी पूछे हैं। ऑप्शन ए पर है क्रूएल्टी, क्रूएल जो बहुत क्रूर लोग होते हैं, निर्दयी लोग होते हैं उनके लिए होता है। सिंपैथी होता है सहानुभूति जताना। मैरी होता है, जैसे मैरी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जो बहुत हर्षोल्लास के लिए, प्रमोदपूर्ण जो या फिर खुशी का इजहार करने के लिए होता है। और ग्लैड जो ऑप्शन है वो भी खुशी के लिए होता है, ग्लैड होना, खुश हो जाना। तो जो पाइटी का दया का जो पर्यायवाची होगा, सिनोनियम होगा, वो होगा ऑप्शन बी, सिंपैथी। 7th नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर भी एंटोनियम पूछा है। खालिस्तान इज द एंटोनियम ऑफ सनगुने। सनगुने का जो एंटोनियम पूछा है, सबसे पहले तो आपको सनगुने जो वर्ड है उसका आपको मीनिंग आना चाहिए। उसका मीनिंग होता है दोस्तों आशावादी या रफ्तारवादी या फिर कभी ना रुकने वाला। क्या होगा? आशावादी,
रफ्तारवादी या फिर कभी ना रुकने वाला, अर्थात जो कितनी भी बार क्यों ना हार जाए, जो हमेशा उम्मीद के तौर पर चलता रहता है, हमेशा आशाओं के सारे चलता रहता है। आशावादी जो होता है ऑप्शन ए पर है लाइवली, जो जीवंत होते हैं। ऑप्शन बी कॉन्फिडेंट, विश्वासपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी पर जो वर्ड दिया है मोरोज, जो होता है वो निराश, उदास या चिड़चिड़े लोगों के लिए होता है। और ऑप्शन डी है अगली, कुरूप या फिर जो भद्दी शकल जिसको आप बोलते हैं, भद्दा जिसको बोलते हैं, उसके लिए होता है। हमें एंटोनियम ही बताना है, तो सन गुने का जो एंटोनियम होगा वो होगा मोरोज, अर्थात निराश, उदास या चिड़चिड़। एक आशावादी होता है, खुश रहने वाला होता है, कोई बात नहीं कितनी भी मुश्किलें आ जाए तो उसका अपोजिट होगा जो हमेशा खुशियों के अंदर भी निराशा ढूंढने वाला होता है, उदास रहने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मीनिंग पूछा, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिविंग द कोल्ड शोल्डर। बहुत ही आसान इंग्लिश आई हुई है फ्रेंड्स। कोल्ड शोल्डर अर्थात ठंडा कंधा देना। ठंडा कंधा देने का मतलब क्या होता है, आप किसी को सहारा तो दे रहे हो लेकिन आपका कोई मन नहीं है। कंधा देना तो मतलब यही होता है ना, अर्थी वाला कंधा मत समझना, किसी को सहारा देना, किसी का सहारा बनना। लेकिन कोल्ड शोल्डर जो अगर आप दोगे तो इसका मतलब आपका मन नहीं है, लेकिन आपने कह दिया हाँ भाई मैं कर दूंगा, वही वाली बात हुई। तो ऑप्शन ए देखिए बी नर्वस, नर्वस हो जाना। ऑप्शन बी हैविंग द फुल अटेंशन, फुल अटेंशन वाला तो कोल्ड शोल्डर नहीं देगा। ऑप्शन सी है वुड नॉट लिसन टू समथिंग, किसी की कुछ सुनना ही नहीं, वो भी सही नहीं लग रहा। ऑप्शन डी है इग्नोर समवन, अर्थात आप उसको सहारा तो दे रहे हो लेकिन मन से नहीं दे रहे, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गिविंग द कोल्ड शोल्डर, मीनिंग होगा इग्नोर समवन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट फ्रेज दिया है उसका आपको रिप्लेस करना है, जो बोल्ड में वर्ड दिया है। देखिए वर्ड क्या दिया है, यस्टरडे द इसरो इंजीनियर फाइंड ए डेब्रिस ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर ऑन द मून। तो दोस्तों जो चंद्रयान 2 का वैसे तो जीके में क्वेश्चन आता ही आता था, अब इससे इंग्लिश में भी क्वेश्चन आने लग गया। तो आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बाकी आप सबको आता होगा। डेब्रिस जो होता है वो मलबा के लिए यूज किया जाता है। इन्होंने कहा है इसरो के इंजीनियर ने कल जो मलबा था चंद्रयान 2 के लैंडर का, उसको पता कर लिया है, उसको जो है ठिकाना पता कर लिया है। ऑप्शन ए देखिए इज फाइंडिंग ऑफ, ऑप्शन बी फाउंड द, ऑप्शन सी वाज फाउंड ए, और ऑप्शन डी है हैज बीन फाइंडिंग द। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, फाइंड को हमें रिप्लेस करना है, जो बोल्ड में दिया है वो होगा यस्टरडे द इसरो इंजीनियर फाउंड द डेब्रिस ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर ऑन द मून। और अब इसके साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो जो इसके लैंडर का नाम था वो था दोस्तों विक्रम मॉड्यूल, जो इसका नाम दिया गया था। और ये 6 पहियों वाला अगर लैंडर का नाम पूछा जाए तो वो विक्रम मॉड्यूल होगा, और आपसे रोवर का नाम पूछा जाए तो वो होगा प्रज्ञान नाम था। और दोस्तों मैंने एक पेपर देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक आर्मी का था कि पता नहीं नेवी का एग्जाम था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर रोवर के पहियों की संख्या भी पूछी हुई थी। तो चंद्रयान 2 का जो रोवर था, प्रज्ञान रोवर जिसको बोला था, उसके जो पहियों की संख्या थी वो 6 थी। हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए HSSC में, तो ध्यान रखना। विक्रम मॉड्यूलर जो था उसके लैंडर का नाम था, और जो रोवर था उसको 6 पहियों वाला था, और उसका नाम क्या था, जो था वो उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी है। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए आपका, आई लाइक टू खालिस्तान सिंग दिया है, व्हेन आई एम टायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर पास्ट की बात की गई है, तो क्या होगा, सिंग। सिंग की तीनों ही फॉर्म क्या होती हैं, सिंग सिंग सिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई लाइक टू सिंग व्हेन आई एम टायर्ड। देखो पास्ट की बात की है तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं गाना पसंद कर जाता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी पर सिंगिंग दिया है, देखना बनाकर देखना, आई लाइक टू सिंगिंग व्हेन आई एम टायर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिंग्स भी गलत होगा और सिंग भी गलत होगा। यहाँ पर सिंग का जो फर्स्ट फॉर्म है वही आएगी, आई लाइक टू सिंग व्हेन आई एम टायर्ड। सॉरी फ्रेंड्स, सिंग की तीनों फॉर्म जो होती हैं वो होती है सिंग सिंग संग, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, आई लाइक टू सिंग व्हेन आई एम टायर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जीके के एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था वह कौन थे? विक्रमादित्य का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। देखिए दोस्तों, वहां पर आपको कन्फ्यूजन आती है। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता होगा कि चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहा जाता था, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो चंद्रगुप्त प्रथम थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो दोस्तों, सारे के सारे गुप्त वंश के ही शासक दिए हैं। समुद्रगुप्त भी, चंद्रगुप्त प्रथम भी, द्वितीय भी और कुमारगुप्त, सारा गुप्त वंश आपसे पूछा गया है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के चौथे नंबर के शासक थे, उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अब आपसे जो पूछा जाए समुद्रगुप्त कौन थे, पहला ऑप्शन जो है आपका, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और वो गुप्त वंश के तीसरे नंबर के शासक थे। और ये हरियाणा जीके के अंदर भी बहुत बार आते हैं, क्योंकि समुद्रकालीन सिक्के भिवानी के मीताथल से प्राप्त हुए थे। समुद्रगुप्त के जो सोने और तांबे के बने हुए सिक्के थे वो भिवानी के मीताथल, जो हड़प्पा संस्कृति रिलेटेड हमारा स्थल है, वहां से प्राप्त हुए थे। और ये गुप्त वंश के तीसरे शासक थे, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक पूछे जाएं वो श्रीगुप्त होंगे और चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो दूसरे नंबर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन देखिए, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, माइकल मेयर या फिर तरुण बनर्जी। तो दोस्तों, 2019 में अर्थशास्त्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी। लेकिन इनको अकेले को नहीं मिला था, साथ ये 3 बंदों को एक संयुक्त रूप से जो प्राइज दिया गया था अर्थशास्त्र का, वो 3 थे। एक तो खुद थे अभिजीत बनर्जी, वो भारतवासी हैं, उनका जो कुल है वो भारत वाले हैं। और एक उनके साथ साथ उनकी वाइफ को भी दिया गया था, उनका नाम था फ्रांस की, जिनको बोला गया है एस्थर डुप्लो उनका नाम था। अगर वो खुद भारत के हैं तो उनकी वाइफ भी भारत की हुई। तो दोस्तों, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। और तीसरे जो थे वो थे माइकल, यहाँ पर मेयर लिखा है लेकिन उनका नाम था माइकल क्रैमर। इन तीनों को संयुक्त रूप से 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ साथ आपको नोबेल पुरस्कार की थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो शुरू किया गया था वो स्वीडन के एक केमिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया था। उनके जो उनकी संपत्ति थी उनमें से उन्हें एक अलग हिस्सा निकाला था कि कुछ क्षेत्रों के अंदर जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं उनको हर साल ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो 6 क्षेत्र हैं, मेडिकल, केमिस्ट्री, फिजिकल, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। 6 क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। अब आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अभी तक भारत के कितने जो लोग हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों, भारत के अभी तक 9 नोबेल पुरस्कार आए हैं। पहला नोबेल पुरस्कार पूछा जाए आपसे, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। दूसरा नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। तीसरा पुरस्कार जो मिला हमें हरगोविंद खुराना, उनका नाम था, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनको मिला था। चौथा पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। 5वां नोबेल पुरस्कार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उनका नाम था, 1983 के अंदर मिला था भौतिक विज्ञान में। छठा जो पुरस्कार मिला, देखो ऑप्शन ए में जो आपको अमर्त्य सेन दिए गए उनको भी मिला हुआ था। छठा नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन 1998 में, अर्थशास्त्र के अंदर ही उनको मिला था। 7वें नंबर पर वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला था 2009 में रसायन के क्षेत्र में। 8वां मिला था कैलाश सत्यार्थी को, वो 2014 में मिला था शांति के लिए। और जो सबसे लास्ट हमें नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार। तो अभी तक सिर्फ 9 भारतीय ही जो है नोबेल पुरस्कार है वो जीत पाए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिए हैं बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो दोस्तों जो बिहार है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों हम भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके अंदर ऑप्शन देखिए, एक है गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा व मिजोरम। के अंदर से जो 7 राज्य हैं भारत के, वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सातों के सातों आपको याद रखने हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। और इसके लिए छोटी सी ट्रिक भी है दोस्तों, छोटी सी ट्रिक से अगर आप याद रखना चाहो, ट्रिक है देखिए, मित्र राज गमछा बगल में झाड़। तो दोस्तों देखिए मित्र से क्या बनेगा आपका, देखिए इसके अंदर अगर अब मित्र की बात की जाए उससे बनता है आपका मध्य प्रदेश, राज से बनता है आपका राजस्थान, गमछा के 3 वर्ड हैं, गै से गुजरात, मैं से आपका मध्य प्रदेश बनेगा, और 6 से दोस्तों आपका बनेगा छत्तीसगढ़, बगल से बनेगा पश्चिम बंगाल, और झाड़ से बनेगा आपका झारखंड। सातों के सातों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य का 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, वो कौन कौन से बने थे, ये पूछा है दोस्तों आपसे। तो केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर का विभाजन किया था धारा 370 हटाने के बाद, वो 2 भागों में किया, एक बनाया जम्मू कश्मीर और दूसरा बना दिया था लद्दाख। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल मरुड़ जो मध्य होते हैं उनमें कौन से में स्थित है। पाक जल मरुड़ मध्य, 9 डिग्री चैनल, बेरिंग जल मरुड़ मध्य, या फिर जिब्राल्टर की जल मरुड़ मध्य। तो दोस्तों पाक जल मरुड़ मध्य के अंदर स्थापित है जो है राम सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हरियाणा जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। हरियाणा का गठन खालिस्तान 1966 को हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, सभी को पता है हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा पंजाब का अंग था। 1858 से पहले पूछा जाए तो हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई है। आप सभी को पता है दोस्तों, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी भी कहा जाता था। वही लाला लाजपत राय जो 1920 के जो असहयोग आंदोलन था उसमें लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, और वह जिनका कार्य क्षेत्र पूछा जाता है हिसार जिनका कार्य क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका, सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में किस एयरलाइन ने अपनी सेवाएं शुरू की थी। एयरलाइन का नाम पूछा है दोस्तों जिसने हिसार जिले से अपनी सेवाएं शुरू की थी। ऑप्शन देखिए, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरलाइंस, विस्तारा, या फिर स्पाइस जेट। तो दोस्तों स्पाइस जेट ने 2019 में हिसार एयरलाइन से, जो हिसार हवाई अड्डा है वहाँ से अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है देखो, अभी भी वही हैं, 2019 के अंदर भी वही उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों। वो कौन है, श्री दुष्यंत चौटाला, जो ऑप्शन बी पर है। श्री महिपाल ढांडा, जेपी नड्डा, कंवरपाल सारे भाजपा के ही हैं, लेकिन जो श्री दुष्यंत चौटाला हैं वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और इनको 2019 का यूथ आइकॉन अवार्ड भी मिला था। ये सबसे यंग नेता के तौर पर उभर कर आए थे, और इनको 2019 का ही एग्जाम के अंदर एक पहले आया हुआ है, दुष्यंत चौटाला को ही 2019 का यूथ आइकन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश में 2019 में आयोजित T20 श्रृंखला में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने थे। देखिए बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन 2020 के अंदर एग्जाम हुआ है दोस्तों, 2019 का पूछा है, जो करंट है वो भी आती है करंट अफेयर का। ऑप्शन है ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, या फिर युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों 2019 का जो आयोजित T20 श्रृंखला थी, सबसे ज़्यादा जिसने 50 विकेट लिए थे, सबसे तेज वो बने थे युजवेंद्र चहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में खेल महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं दोस्तों, तो इंडिया के करंट अफेयर भी, हरियाणा की और इंडिया दोनों के ही करंट अफेयर देख कर जाना। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि 2020 का ही एग्जाम है। 2019 का खेल महाकुंभ पूछा है, वो हुआ था गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन ए में। गुरुग्राम के अंदर खेल महाकुंभ 2019 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2019 में जो गूगल की डूडल प्रतियोगिता हुई थी उसको जीता था। ऑप्शन देखिए, अर्पिता यादव, दिव्यांशी सिंघल, कीर्ति चौटाला या फिर देवश्री रस्तोगी। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है, दिव्यांशी सिंघल ने 2019 में गूगल की डूडल प्रतियोगिता जीती थी। किसने जीती थी? ऑप्शन बी, दिव्यांशी सिंघल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर हरियाणा में कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत या फिर रेवाड़ी। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और कंप्लीट नाम भी याद रखना, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको ज़्यादा साहित्य की रचना नहीं मिलती है। लिटरेचर से क्वेश्चन आया है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, हिंदी, ब्रज, उर्दू या फिर पाली। तो दोस्तों आपको हिंदी के अंदर भी बहुत ज़्यादा साहित्य रचना मिलती है, हरियाणवी में भी मिलती है, ब्रज भाषा में भी मिलती है और उर्दू भाषा के अंदर भी बहुत ज़्यादा साहित्य रचा गया है। लेकिन पाली भाषा के अंदर साहित्य रचना ज़्यादा नहीं मिलती है। किसमें नहीं मिलती? पाली भाषा के अंदर साहित्य की ज़्यादा रचना नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाने जाते हैं। हास्य व्यंग्य के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? देखिए ऑप्शन देखिए, श्री दयाचंद मायना, श्री सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र वर्मा या फिर सोनू निगम। तो आपको सभी को पता है हरियाणा के हास्य कवि कौन है। श्री सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के हास्य और व्यंग्य कवि के लिए जाने जाते हैं। और उनकी जो पूछी जाती है, उनकी जो टैग लाइन है वो क्या है? वो कहता है कि दो बात सुनानी है। और जो श्री दयाचंद मायना है उनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। और उनकी जो एक बहुत फेमस रागनी थी वो थी पानी आली पानी प्या दे। बहुत, और जो उनका फेमस किस्सा पूछा जाता है वो है सुभाष चंद्र बोस का किस्सा। श्री सोनू निगम को भी आप सभी को पता है, जो बॉलीवुड के हैं, बहुत बड़े पार्श्व गायक हैं। और गजेंद्र वर्मा भी एक गायक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक चंद सैनी खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। सभी को पता है, उपन्यास या लाल पसीना, साहित्य कार्य या सीप का मोती, फिल्म चंद्रावल से जुड़े हैं या फिर पत्थर बाग से जुड़े हैं। तो आपको सभी को पता है दोस्तों, नेक चंद सैनी रॉक गार्डन, जो पत्थर बाग भी कहा जाता है, वो उनके निर्माता है। नेक चंद सैनी ने ही जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, जिसको आप हिंदी में पत्थर बाग बोल सकते हो, जो बिल्कुल पुरानी टूटी फूटी चीज़ों से बनाकर उसको एक बहुत सुंदर रूप दिया गया है, उसके जो निर्माता थे वो नेक चंद सैनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आप सभी को पता होना चाहिए। पहले भिवानी होता था, लेकिन चरखी दादरी बनने के बाद अब भिवानी सबसे बड़ा जिला नहीं रहा है। जो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है वो है सिरसा जिला। और सिरसा जिले का आपसे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, वो है 4277 वर्ग किलोमीटर, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1975 को की गई थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, लेकिन जनघनत्व में ये हरियाणा में सबसे कम है। यहाँ का जनघनत्व मात्र 303 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और जो आपको ऑप्शन सी पर दिया है फरीदाबाद जिला दोस्तों, वो हरियाणा का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला है। ये हरियाणा का 12वां जिला बना था, 1979 के अंदर बनाया गया। और जहाँ का क्षेत्रफल मात्र 741 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये सिर्फ हरियाणा की ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है। और वहाँ का जनघनत्व पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों वहाँ का जनघनत्व है 2442 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सिरसा का कितना है? मात्र 303। और फरीदाबाद का देखिए 2442, क्योंकि जहाँ ज़्यादा रोजगार होगा लोग भी वहीं पर ज़्यादा रहते हैं।
और दोस्तों ये जो आंकड़े हैं वो जनगणना 2011 के अनुसार लिए जाएंगे। 2021 के अंदर जनगणना होनी थी। 2020 के अंदर उसका काम शुरू भी हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से उसको बीच में ही रोकना पड़ा। तो अभी तक जो भी आपसे डाटा पूछा जाएगा वो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग में पाई जाती हैं। आपको सभी को पता है कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ, हरियाणा के दक्षिण भाग में। और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में पाई जाती हैं। दक्षिण के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ और उत्तर के अंदर हरियाणा में उत्तर पूर्व हिस्से में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों 1 जनवरी 2020 तक पूछे हैं, तो उस वक्त हमारे राज्यपाल थे श्री सत्यदेव नारायण आर्य, जो ऑप्शन ए पर है। सारे के सारे ही हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। श्री सत्यदेव नारायण आर्य 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल थे और अभी 3-4 दिन पहले ही हरियाणा के नए राज्यपाल आए हैं और वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी वर्तमान के पूछे जाए, अभी 3-4 दिन पहले ही चेंज हुए हैं, तो वो हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय, जो वर्तमान के हरियाणा के राज्यपाल हैं। और 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल थे श्री सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखिए, संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, राज्यपाल या फिर नगर पालिका निदेशक। तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट के हेड हरियाणा के अंदर कौन होते हैं? वो डीसी होते हैं, जिनको हिंदी के अंदर उपायुक्त बोला जाता है। उस जिले की प्रत्येक प्रशासनिक कार्यवाही के लिए उस जिले का डीसी ही, जो उपायुक्त होता है, वही उसका अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना, हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या खालिस्तान है 12, 9, 10 या फिर 8। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, लोकसभा की सीटें हरियाणा के अंदर अभी तक 10 हैं, लेकिन सुनने में आया है, न्यूज़पेपर के अंदर भी आई थी, कि परिसीमन आयोग की दोबारा से 2024 का जो इलेक्शन होना है उससे पहले परिसीमन आयोग के द्वारा दोबारा से सर्वे किया जाएगा और हरियाणा के अंदर लोकसभा, विधानसभा सारी की सारी सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। तो वर्तमान के अंदर हरियाणा की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। राज्यसभा की सीटें पूछी जाएं 5 और विधानसभा की सीटें पूछी जाएं तो हरियाणा के अंदर 90 हैं। लेकिन कई जगह पर जहां आपने 91 पढ़ा होगा दोस्तों, वैसे तो हमारी सीटें 91 ही हैं, लेकिन अभी तक मनोनीत नहीं किया गया। जो एक सदस्य होता है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाना होता है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा मनोनीत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राजकीय वृक्ष कौन सा है हरियाणा का? तो पीपल, नीम, बबूल या फिर शीशम। वैसे चारों के चारों पेड़ हरियाणा में पाए जाते हैं, लेकिन जो पीपल है वो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। जो आपने बहुत सारी औरतों को पीपल की पूजा करते हुए भी देखा होगा। पीपल एक बहुत ही औषधीय पौधा होता है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फिकल रेलिगियोसा। फिर जो रेलिगेशन होता है वो धर्म से संबंधित है, चाहे आप इसको धर्म से जोड़कर देख लीजिए या फिर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए। पीपल एक ऐसा पौधा है जो आपको रात को भी ऑक्सीजन देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है, और कोरोना ने तो हम सब लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत बता ही दी है। तो दोस्तों हरियाणा का राजकीय पौधा है पीपल, या फिर उसका साइंटिफिक नाम भी आ सकता है फिकल रेलिगियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, ऑप्शन बी है पर्णपाती जंगल और कंटीली झाड़ियां, ऑप्शन सी है पहाड़ का जंगल, या फिर ऑप्शन डी है मैंग्रोव जंगल। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो मोस्ट ऑफ पेड़ पाए जाते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों से कई होते हैं, वो पर्णपाती जंगल होते हैं और कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। पर्णपाती जंगल होते हैं जो मौसम आने पर अपने पत्तों, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते उग जाते हैं। आपने बहुत सारे पेड़ों को, नीम को देखा होगा, या फिर और भी बहुत सारे जितने पौधे होते हैं, वो एक बार उनके पत्ते सूख जाते हैं और फिर से उनके नए पत्ते उगने लगते हैं, तो वो होते हैं पर्णपाती जंगल और कंटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मृदा, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर ये सारी ही मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लाल मिट्टी भी मिलती है, काली मिट्टी भी, लेटराइट मिट्टी भी मिलती है, लेकिन जो
शुष्क भागों के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी है वो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट आपके कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है हरियाणा जी के, यहीं तक थी फ्रेंड्स। कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर पर है। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से खालिस्तान के द्वारा जुड़े होते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल, समाक्षीय तार, बिजली का केबल या फिर डेटा केबल। तो आपको सभी को पता है कंप्यूटर के जो पोर्शंस होते हैं वो एक दूसरे से डेटा केबल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन देखो एंड्रॉयड, जो मैकोस होता है, पाइथन या फिर यूनिक्स। अब सभी को पता है पाइथन एक लैंग्वेज होती है तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। एंड्रॉयड, मैकोस और यूनिक्स तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पाइथन एक लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने और पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए बायोमेट्रिक डिवाइस, बारकोड स्कैनर, प्लॉटर या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान करने और उसको सत्यापित करने के लिए किया जाता है। बारकोड स्कैनर तो आपने देखा होगा, वो जीवित चीज़ों का नहीं होता। आपने बुक्स खरीदी हों, जैसे बुक्स के पीछे वो लाइनें नहीं होती, छोटी छोटी लाइनें, उसको आप बारकोड स्कैनर बोलते हो। तो वो जीवित चीज़ों के लिए नहीं होता। जो जीवित चीज़ों की पहचान के लिए होता है वो होता है बायोमेट्रिक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो आपको क्या चाहिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल, मॉडेम, ईमेल पता या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन भी होना चाहिए, अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए। जब तक आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं होगा तो आप इंटरनेट से कैसे जुड़ सकते हो? इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। आगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान सा है। विषम का चयन करना है, ऑड वन को फाइंड आउट करना है। पनीर, दूध, दही या फिर मलाई। तो आप सभी को पता है दोस्तों दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही आती है और दूध के ऊपर ही मलाई आती है। तो दूध उन सब के अंदर अलग है, बाकी सारे के सारे उसके सब प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दूध। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।